हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कल हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज एनोड रे एक्सपेरिमेंट। इट वाज परफॉर्म बाय गोल्डस्टीन, ठीक है। तो सबसे पहले सेटअप वाज सेम एज दैट ऑफ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। फिर से वही एक हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब लिया है। डिस्चार्ज ट्यूब में को हम लोगों ने किससे कनेक्ट किया है? विद हाई वोल्टेज बैटरी, और अ गैस इज मेंटेन्ड एट अ लो प्रेशर। क्लियर है। चेंज सिर्फ इतना है कि इस केस पे हम लोगों ने नॉर्मल कैथोड ना लेके परफोरेटेड कैथोड लिया। परफोरेटेड मतलब उसमें छन्नी टाइप, ठीक है, सीव्स टाइप, हल्के हल्के गैप्स हैं, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। तो सेटअप वाज सिमिलर टू कैथोड रे एक्सेप्ट परफोरेटेड कैथोड वाज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नॉर्मल कैथोड या सॉलिड कैथोड। क्लियर है। अब ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स क्या है? सबसे पहला, इस केस में देखो कैथोड रे में एक ग्लो तो इधर साइड ऑब्टेन्ड हो ही रहा था एनोड के साथ, उसके साथ साथ फेंट ग्लो वाज ऑब्टेन्ड नियर कैथोड। यहां पे एक फेंट ग्लो ऑब्टेन हो रहा था। आया समझ में? तो इससे क्या पता चला? अब अगर मान लो कैथोड के पास तुम्हारा ग्लो ऑब्टेन्ड हो रहा है, दिस नेगेटिव टर्मिनल इज कैथोड, कैथोड के पास तुम्हारा ग्लो ऑब्टेन्ड हो रहा है, देन द पार्टिकल्स मूविंग या रेस मूविंग शुड बी फ्रॉम एनोड, हेंस the rays moving from anode towards cathode and they were known as anode rays or canal rays। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। आया समझ में? ठीक है। इस केस में एक तो तुम्हारा कैथोड रे वाला ग्लो ऑब्टेन्ड होगा ही होगा, लेकिन उसकी डिस्कवरी हो रखी है। उसके साथ साथ अ फेंट ग्लो वाज ऑब्टेन्ड नियर कैथोड, हेंस these rays were moving from anode towards cathode and were known as anode rays because they were moving from anode। और कैनाल इसलिए बिकॉज एक कैनाल टाइप स्ट्रक्चर है, छलनी टाइप, जैसे कैनाल होता है कि बीच में, रास्ते के बीच में एक तुम्हारा वो बना दिया, ठीक है, पहाड़ काट के बीच में जगह बना दी। सिमिलरली कैनाल टाइप स्ट्रक्चर है जिससे मूव करें, एज दे वर नोन एज कैनाल रेस। क्लियर है। आया समझ में? नेक्स्ट, When an object was placed in between, shadow was obtained। फिर से वही बात, अगर तुम एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हो और शेडो ऑब्टेन्ड हो रही, दिस मीन्स दैट रेज आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है कि नहीं? क्लियर। सिमिलर टू कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट, when a paddle wheel was kept, it was set in motion। फिर से वही बात, अगर पैडल व्हील तुम रख के और उसको मोशन हो जा रहा है, मतलब द रेज आर इम्पार्टिंग मोमेंटम टू द पैडल व्हील, और मोमेंटम इम्पार्ट कर रहा है मतलब दे हैव मास एंड वेलोसिटी। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। आया समझ में? ठीक है। तो ये दो पॉइंट सिमिलर टू कैथोड रेस। अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। जब कैथोड रेस हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा? व्हेन डिफरेंट गैसेस वर यूज्ड, E/m वाज कांस्टेंट इन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। लेकिन एनोड रेस में जब हम लोगों ने डिफरेंट गैसेस यूज की हैं तो E/m रेशियो क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। मतलब क्या? आप ध्यान दो, एक बार ध्यान देना। जब हम लोग कोई गैस लेते हैं, जैसे मान लो हीलियम गैस ली, और इससे हम लोगों ने क्या किया? एक इलेक्ट्रिसिटी पास कराई या इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखा, तो इट आयनाइजेस, और इस टाइप से आयनाइज होगी, एक पॉजिटिव आयन जनरेट करेगी और इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगी। ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल या मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, और क्या बोल सकता हूं? एनोड। और इसको हम लोग क्या बोलते थे? कैथोड रेस। और ये जो पॉजिटिव आयन है, दिस मूव टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड रेस। ठीक है। ये मूव टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल या फिर मूव टुवर्ड्स कैथोड, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनोड रेस। ठीक है। अब अगर हम लोगों ने हीलियम लिया है तो ये आएगा। अगर मान लो मैंने हाइड्रोजन ले लिया, तो हाइड्रोजन के केस में तुम्हारा क्या आएगा? H++ इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में जो तुम्हारा कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, मूव टुवर्ड्स कैथोड, या फिर जो कैथोड रेज है, दैट आर अगेन इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो तुम्हारा एनोड रेस जो पॉजिटिव आयन है, दैट कंसिस्ट ऑफ H+ आयन। आया समझ में? क्लियर है। तो दोनों केसेस में ध्यान दो, जो कैथोड रेस हैं दैट आर सेम, दैट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन में कंसिस्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन में कंसिस्ट करेगा तो कैथोड रेस इररिस्पेक्टिव ऑफ गैस E/m क्या आएगा? कांस्टेंट। लेकिन एनोड रेस इस केस में 2He+ है, इस केस में H+ है। आया समझ में? तो एनोड रेस विल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस,
एंड हेंस इसका E बाय एम क्या आएगा, अलग अलग गैसेस के लिए क्या आएगा, डिफरेंट। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, कैथोड रेस डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस और कैथोड रेज आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैथोड रेज आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स। एनोड रेस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, मतलब इनका E बाय एम डिपेंड करेगा। और ये चीज ध्यान रखना, एनोड रेज आर नॉट प्रोटॉन्स ऑलवेज, ये हमेशा प्रोटॉन्स नहीं होंगे, ध्यान रखना। एनोड रेस हमेशा प्रोटॉन नहीं होता। कैथोड रेस और ऑलवेज इलेक्ट्रॉन सही है, लेकिन एनोड रेस हमेशा प्रोटॉन हो ऐसा जरूरी नहीं है। देखो ध्यान से, अगर मैंने हीलियम लिया तो इस केस में अगर मैं इसका निकालूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2, नंबर ऑफ तुम्हारा न्यूट्रॉन्स 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 1। दिस इज नॉट अ प्रोटॉन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो कैथोड रेज आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन एनोड रेज आर नॉट प्रोटॉन्स। क्लियर है, नॉट ऑलवेज प्रोटॉन्स। ये प्रोटॉन्स कब होंगे, जब हाइड्रोजन गैस लोगे। कैसे, जैसे H+ है, हाइड्रोजन क्या होता है 1H1, और अगर मैंने इसमें मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, और अगर मैंने इससे 1H1+ बना दिया तो इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, प्रोटॉन। तो मैं बोल सकता हूं H+ आयन जो होगा दिस इज इक्वल्स टू प्रोटॉन। आया समझ में? H+ आयन है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इज इक्वल टू प्रोटॉन, इसीलिए इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, प्रोटीनियम आयन। दिस इज नोन एज प्रोटीनियम आयन। क्लियर है, आया समझ में? तो ध्यान रखो, कैथोड रेज आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स और उनका नेचर तुम्हारा नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेगा, उनका E बाय एम तुम्हारा नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन एनोड रेज आर नॉट ऑलवेज प्रोटॉन्स और उनका E बाय एम विल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। और एक चीज ध्यान रखो, एनोड रेज इज इक्वल्स टू प्रोटॉन व्हेन H2 गैस इज टेकन। एनोड रेज बराबर प्रोटॉन होंगे सिर्फ कब, जब क्या तुम्हारा टेकन होगा H2 गैस। उसके अलावा कोई भी गैस लोगे तो एनोड रेज विल नॉट बी इक्वल टू प्रोटॉन। क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन डिफरेंट एनोड वाज यूज्ड E बाय एम रेशियो वाज सेम। ठीक है, मतलब इससे क्या है कि एनोड रेज do not depend on nature of electrode या nature of anode। क्लियर है, आया समझ में? आया समझ में? कैथोड रेज भी तुम्हारा do not depend on nature of electrode या nature of cathode। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड के नेचर पे तो दोनों डिपेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन गैस के नेचर पे एनोड रेस डिपेंड कर रहा है, लेकिन कैथोड रेस डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, बोथ एनोड रेस एंड कैथोड रेस आर नॉट डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन एनोड रेस आर डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस, while कैथोड रेस आर इंडिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस। क्लियर है, कैथोड रेस हमेशा इलेक्ट्रॉन है, एनोड रेस हमेशा प्रोटॉन नहीं है। एनोड रेस आर नॉट ऑलवेज प्रोटॉन, वो प्रोटॉन सिर्फ और सिर्फ तब होंगे जब तुम्हारा कौन सी गैस ली गई है, H2 गैस। क्लियर है, तो एक चीज ध्यान रखना, एनोड रेस कि अगर तुमसे पूछा जाए डिस्कवर किसने की थी, तो दे वर डिस्कवर बाय गोल्डस्टीन। लेकिन प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। ठीक है, आया समझ में? एनोड रेस वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, but proton rays were discovered by Rutherford। क्लियर है, प्रोटॉन was discovered by Rutherford। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से वही प्रॉपर्टीज देख, मास थ्रू मेटल फॉइल। मास थ्रू मेटल फॉइल मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मतलब इनकी मास तो कम है, वेलोसिटी काफी ज्यादा होगी। रेस आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। क्लियर है, आया समझ में? फिर से इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डीप में बाद में जाएंगे। तो अगर तुमसे मान लो बोल दिया जाए कि कैथोड रेस और एनोड रेस,
तो अगर तुमसे बोला जाए एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो कैथोड रेस विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स, कैथोड रेस खुद नेगेटिव है तो दे विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। आया समझ में? और एनोड रेस खुद पॉजिटिव है तो दे विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है? आया समझ में? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का हल्का सा देख लो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का हम लोग बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, तो दिस वाज डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस। नेक्स्ट आता है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वाज चैडविक। ठीक है, ध्यान रखो, ये पॉइंट ध्यान रखो, इट पर नाज इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, प्रोटॉन, रदरफोर्ड एंड न्यूट्रॉन, चैडविक। ठीक है, एक तुम्हारा सेंटेंस ध्यान रखो, इट पर नाज, दिस फॉर इलेक्ट्रॉन फॉर थॉमसन, प्रोटॉन वॉज रदरफोर्ड एंड न्यूट्रॉन वॉज फ्रॉम चैडविक। तो अब देखो हुआ क्या, जब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हो गया तो इस केस में क्या देखा गया कि जैसे मान लो हीलियम है, अभी तक हम लोगों ने प्रोटॉन डिस्कवर किया, प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है, तो अभी तक अगर मैं ओवरऑल चार्ज निकालूं तो ओवरऑल चार्ज इज इक्वल्स टू 2 इंटू +1 प्लस 2 इंटू -1। 2 प्रोटॉन का 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 0। तो ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल आ रहा है। हीलियम पे ओवरऑल चार्ज आना भी क्या चाहिए? न्यूट्रल। लेकिन अभी अगर मैं मास निकालूं तो अभी सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन था, तो मैं मास निकालूंगा तो क्या आएगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻24 प्लस 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम्स। एंड दिस वॉज कमिंग लेस देन एक्चुअल मास ऑफ एटम। ठीक है, अभी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो रखे थे, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से हमने ओवरऑल चार्ज ऑफ द एटम तो बैलेंस कर लिया था, लेकिन जो थ्योरेटिकल मास आ रहा था, मतलब थ्योरेटिकल मास वाज मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट वाज फाउंड टू बी लेस देन एक्चुअल मास ऑफ एटम। तो इससे क्या प्रेडिक्ट किया गया कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे एग्जिस्ट करने चाहिए जिनके पास चार्ज तो नहीं है, दैट हैव नो चार्ज बट शुड पजेस मास। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, अभी तक हम लोगों ने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया है, तो उससे ओवरऑल चार्ज ऑफ एटम वाज बैलेंस्ड, लेकिन जो थ्योरेटिकल मास आ रहा था वो एक्चुअल मास से कम आ रहा था। Hence it was predicted कि some particles should exist which have no charge but should possess mass। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट क्या कराया गया वो ध्यान दो। अच्छा, सबसे पहले एक देख लेते हैं अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स आर 2He42+। 2He42+, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आएंगे? 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 0। ठीक है, तो अगर तुमसे बोला जाए अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम एटम, तुम्हें बताना है ट्रू है कि फॉल्स। तो दिस इज फॉल्स। अल्फा पार्टिकल्स हीलियम एटम नहीं है। अल्फा पार्टिकल्स क्या है? हीलियम न्यूक्लियाई। देखो, इलेक्ट्रॉन्स 0 हो गए, तो इलेक्ट्रॉन्स को अगर हटा दो एटम से तो सिर्फ क्या बचता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दोनों किसके अंदर आते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। तो अल्फा पार्टिकल्स आर नॉट हीलियम एटम, अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई। अगर मुझे एटम के रिस्पेक्ट में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? अल्फा पार्टिकल्स आर डबली आयनाइज्ड He एटम। डबली आयनाइज्ड का मतलब क्या है कि आयनाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना। तो डबली आयनाइज्ड का मतलब क्या है? हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन क्या निकाल दिए बाहर, तब जो बनेगा वो क्या होगा? अल्फा पार्टिकल। क्लियर है? आया समझ में? तो ध्यान रखो, अगर तुमसे बोला कि अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम एटम, दिस इज रॉन्ग। अगर डायरेक्टली बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? हीलियम न्यूक्लियाई। अगर एटम के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? आया समझ में? एक बार E/m रेशियो, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा का कंपेयर करके बताओ।
ई बाय एम रेशियो तुम्हें कंपेयर करना है, कंपेयर ई बाय एम रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो देखो भाई न्यूट्रॉन का कल हम लोगों ने निकाला था, क्या आ रहा था 0। प्रोटॉन का क्या आ रहा था 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस। इलेक्ट्रॉन का क्या आ रहा था 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 28। अल्फा क्या क्या आएगा भाई बताओ? अल्फा के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है 2 प्लस, मतलब मैं क्या बोलूंगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। अब मास क्या आ रहा है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन का निगलेक्ट कर देता हूं तो इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, क्या आ रहा है भाई 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 24, कंसिडरिंग मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इक्वल। तो बताओ भाई ये 1/2 हो जाएगा। तो सबसे कम किसका आएगा? न्यूट्रॉन। ई बाय मैं कंपेयर करूं सबसे कम किसका आएगा? न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा में। तो सबसे पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में तो हमें पता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तुम्हारा प्रोटॉन का क्या आता है? कम आता है। अब प्रोटॉन और अल्फा में देखा जाए तो ये 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 दे 1/2 अपॉन दिस है, तो क्या आ जाएगा? अल्फा, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर अल्फा, फिर न्यूट्रॉन। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट अब एक्सपेरिमेंट क्या था ध्यान दो। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये थ्योरी क्या थी कि आफ्टर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन द ओवरऑल चार्ज वाज बैलेंस्ड बट एक्चुअल मास वाज फाउंड टू बी ग्रेटर देन थ्योरेटिकल मास। तो चैडविक ने क्या किया, ही बम्बार्डेड सम अल्फा पार्टिकल्स विद बेरिलियम। बेरिलियम एटम से इसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए। तो एक तो तुम्हारा 6C12 बना और साथ में क्या बना 0H1। 0H1 को अगर देखा जाए तो इनफैक्ट ये क्या है 4 0 और मास 1, मतलब ये क्या है न्यूट्रॉन एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, ठीक है, तो दिस वाज डिस्कवरी ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ टर्म्स देख लेते हैं, जैसे तुम लोगों ने पढ़ भी रखे होंगे। आइसोटोप से हमने एक बार मोल कॉन्सेप्ट में देखा था, सेम जेड बट डिफरेंट है। आइसोबार्स क्या होते हैं? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जैसे 20Ca40, Z इसका 20A40, Z इसका 18A40। तो मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, देयर आइसोबार्स। तो बताओ ये स्टेटमेंट से तुम्हें बताना है ट्रू है कि फॉल्स। सबसे पहले आइसोबार्स हैव सेम न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट प्रोटॉन्स। बताओ भाई, अगर मान लो इसमें तुम्हारा प्रोटॉन्स निकाले जाए कितने आएंगे 20, न्यूट्रॉन्स निकालो कितने आएंगे 20, इसमें प्रोटॉन्स निकालो कितने आएंगे 18, न्यूट्रॉन्स निकालो कितने आएंगे 22। तो इन दोनों में न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है और प्रोटॉन्स भी डिफरेंट है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, आइसोबार्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज तुम्हें बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स देख लो, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 20, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने 18। तो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। आइसोबार्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लो, एटॉमिक मास, ये तो 40 mu, इसका भी 40 mu। तो इसका मतलब क्या है कि सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी? नहीं। क्लियर है? आर्गन इज ए इनर्ट गैस, ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कैल्शियम सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। आया समझ में? तो एक प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से सारी प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकते, ऐसा प्रेडिक्ट नहीं करोगे तो ये भी क्या है? फॉल्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एटॉमिक मास सेम है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, लेकिन इससे मतलब ये नहीं कि सारी सेम है। ये गैस है रूम टेम्परेचर कंडीशंस पे, ये सॉलिड है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट, इक्वल वेट ऑफ आइसोबार्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर मैं बोलूं दोनों के, कैल्शियम का मैंने लिया W ग्राम, आर्गन का लिया मैंने W ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे W/40, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे W/40, इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे? W/40 इंटू Na,
इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, W/40 इंटू Na। सेम आ रहे हैं तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट आता है आइसोटोन्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जैसे देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 8, दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है तो दे आर रिफर्ड एज आइसोटोन्स। क्लियर है, समझ में। तो नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं दैट आर आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, जिनकी दैट हैव सेम n-p वैल्यू, सेम n-p वैल्यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वैल्यू, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेम न्यूट्रॉन एक्सेस, ठीक है। न्यूट्रॉन एक्सेस का मतलब है एक्सेस न्यूट्रॉन्स ओवर प्रोटॉन्स। क्लियर है, आया समझ में। ध्यान देना इसमें n ग्रेटर देन इक्वल टू p होना चाहिए, ठीक है, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब इसमें हाइड्रोजन एटम के बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एटम एक ऐसा एटम है जिसमें प्रोटॉन तो 1 है लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, 0। इस केस में जो प्रोटॉन्स आते हैं वो न्यूट्रॉन से क्या आते हैं, ज्यादा, ठीक है, ऐसा समझ में। तो आइसोडाइफर से सेम न्यूट्रॉन एक्सेस या सेम n-p वैल्यू, कंडीशन n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू p। जैसे एग्जांपल 92 यूरेनियम 238 और 90 थोरियम 234, प्रोटॉन्स निकाले 92, इसमें 90, न्यूट्रॉन्स निकाले 238 माइनस 92 146, 234 माइनस 90 144, n माइनस p निकालोगे 146 माइनस 92 कितना आया, 54, 144 माइनस 90 कितना आया, 54। तो दे आर हैविंग सेम n माइनस p, तो दे आर रिफर्ड एज आइसोडाइफर्स। क्लियर है। अब स्टेटमेंट्स बताओ ट्रू और फॉल्स, खुद से करो एक बार। आइसोडाइफर्स है सेम a माइनस z वैल्यू, अगर तुमसे बोला जाए, देखो भाई इसमें अगर मैं a माइनस z निकालूंगा 238 माइनस 92 कितना आएगा, 8 में 2 गए 6 और 13 में 9 गए 4 और इसमें 146, इसमें निकालोगे तो कितना आएगा, 234 माइनस 90 कितना आएगा, ये 144। इनका a माइनस z क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत। सेकेंड, आइसोडाइफर्स हैव सेम a माइनस 2z वैल्यूज, करके देखो। इसके लिए 238 माइनस 2 इंटू 92, क्लियर है, कितना आया भाई, 238 माइनस से कितना आ जाएगा, 184, मतलब कितना आएगा देखो भाई 54, और ये कितना आएगा 234 माइनस 2 इंटू 90, फिर से कितना आएगा 54। तो इनकी a माइनस 2z वैल्यूज क्या आ रही है, सेम आ रही, तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, सही, ठीक है। तो मैं ये फॉर्मुलेस ध्यान नहीं रखने, कभी भी क्वेश्चन है ऐसा तो उसको वैल्यूज पुट करके देखो, समझ में आया। अपने आप से रैंडमली कोई भी एक आइसोडाइफर ले लो, वो तुम्हें पता है, एग्जैक्ट मेटल का नाम लिखो ना लिखो, बस मास नंबर और एटॉमिक नंबर ऐसे चूज करो कि n माइनस p सेम है, फिर उसके बाद वैल्यूज पुट करके देखते जाओ, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज डिफाइन किया है, इससे पहले हम लोगों ने जितने भी थे उस सब में एटम्स थे, देखो यूरेनियम का एटम, थोरियम का एटम, आइसोबार्स में कैल्शियम का एटम, आर्गन का एटम, इसमें स्पीशीज है। स्पीशीज कैन बी आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इनका सिंपल क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या है, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे फर्स्ट लिया 7 and 14, एक एटम, दूसरा 6c12 माइनस, एक आयन। सिर्फ तुम्हें इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने, इसमें इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे क्या आएगा, 7 माइनस 0 7, इसमें करोगे इलेक्ट्रॉन 6 माइनस ऑफ -1 कितना आया, 7, इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट 11 Na23 प्लस इलेक्ट्रॉन्स, 11 माइनस 1 कितना आया, 10, Ne में 10 माइनस 0 कितना आया, 10, मतलब ये भी क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। सेकेंड, दो मॉलिक्यूल्स अमोनिया में, अमोनिया में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे टोटल, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स कितना आया, 10, इसमें क्या ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 10, इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है, मतलब दे आर आइसोइलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक आर स्पीशीज, मतलब दे कैन बी एनीथिंग, मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स, एनीथिंग, बट तुम्हारा आइसोडाइफर्स, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, दे आर ओनली डिफाइंड फॉर एटम्स, ठीक है। थैंक यू।